आज हम जानेंगे वक्फ के बारे में। आखिर ये क्या है और इस पर विवाद क्यों चल रहा है। तो वक्फ क्या है, इसके बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ एक्चुअल में क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होता है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड पाए जाते हैं। कौन होता है वक्फ बोर्ड का सदस्य। तो वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की भी शक्ति होती है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य और सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। आखिर ये क्या करता है, एक वक्फ बोर्ड क्या करता है। तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा वक्फ बोर्ड में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण एवं रख रखाव करता है। तो क्या है वक्फ एक्ट 1954। देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड को भी जन्म दिया गया। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े काम काज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव का तक का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में ही एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। तो क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्राविधान के मुताबिक गठन किया गया। इसे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी। इनमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। आखिर इस पर विवाद क्यों है। तो वक्फ अधिनियम सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि संपत्ति को वक्फ की संपत्ति है तो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी संपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। दरअसल कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा वक्फ की ही रहती है। इस वजह से कई विवाद सामने भी आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें प्रमुख विवाद क्या है। अभी 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। और बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। वहीं सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और बात करें कोलकाता के टालीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में ITC वेंचर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा है। इसमें सरकार और विपक्ष का तर्क क्या है। तो सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है। इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले हैं। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा होता है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को मुस्लिमों का दुश्मन बताया है। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। तो वहीं पर मायावती ने कहा है कि संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्रधर्म सरकार निभाए तो ज्यादा बेहतर है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है जो अतीत में वक्फ को दान दी गई हो, और इसका वक्फ बोर्ड के पास आधार होना चाहिए। नए बिल पर इसी चीज के लिए रोक लगाई जा सकती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक इस पर। तो वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2018 में सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी की थी कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह कौन विश्वास करेगा कि ताजमहल वक्फ संपत्ति है।
वक्फ बोर्ड हटाने के लिए क्या करें? तो सरकार द्वारा अधिसूचना में केंद्र या राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को हटाने या पुनर्गठित करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। यह आमतौर पर एक आधिकारिक अधिसूचना या आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो क्या वक्फ बोर्ड को हटाया जा सकता है? तो वक्फ बोर्ड जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है और उसका प्रबंधन भी करता है, तो कुछ परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। अब उसमें क्या परिस्थिति होनी चाहिए? नंबर 1, कानूनी प्रावधान। वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ अधिनियम जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है, वक्फ बोर्डों के गठन और हटाने का प्रावधान करता है। अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड को विशिष्ट कानूनी परिस्थितियों में पुनर्गठित या हटाया जा सकता है। नंबर 2, हटाने के क्या कारण होने चाहिए? कुप्रबंधन या अकुशलता। यदि कोई वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन करता हुआ पाया जाता है या कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे हटाया जा सकता है या पुनर्गठित किया जा सकता है। कुछ कानूनी आवश्यकताओं का पालन न करना। वक्फ अधिनियम निर्धारित कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन न करने पर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। भ्रष्टाचार या सत्ता का दुरुपयोग। तो भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग या अनैतिक प्रथाओं के कारण भी वक्फ बोर्ड को हटाया जा सकता है। अब नंबर 3 है, ये है कि हटाने की प्रक्रिया क्या है। सरकार द्वारा अधिसूचना में केंद्र या राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को हटाने या पुनर्गठित करने के लिए कार्रवाई तो कर सकता है। इसके लिए अधिसूचना या आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब न्यायिक हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? न्यायालय ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां कुप्रबंधन या कानूनी उल्लंघन के पर्याप्त साक्ष्य न हो या फिर साक्ष्य हो जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड को हटाया या पुनर्गठित किया जा सके। नंबर 4, पुनर्गठन। नई नियुक्तियां। जब वक्फ बोर्ड को हटाने के बाद एक नया बोर्ड गठित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। नंबर 5, निरीक्षण और जवाबदेही। नियमित ऑडिट और समीक्षा। कुप्रबंधन को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड के प्रदर्शन के नियमित ऑडिट और समीक्षा की जाती है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है। अब संक्षिप्त रूप में ये कहा जाए, अगर किसी वक्फ बोर्ड में कुप्रबंधन और गैर अनुपालन या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो इसे हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होती है। इसमें सरकारी कार्रवाई या न्यायिक हस्तक्षेप शामिल हो सकता है। अब वक्फ बोर्ड के बारे में विस्तार से समझते हैं जो अभी 2024 में चर्चे में चल रहा है। तो 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 लगभग लोकसभा में पेश किए गए, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं को और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और संबंध में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्ड की दक्षता को बढ़ाना है। अब मुसलमान वक्फ विधेयक क्या है? तो 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो औपनिवेशिक युग का कानून है जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इस निरंतर कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है। वक्फ विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। अब जान लेते हैं कि वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति क्या है। वक्फ भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से ही जुड़ा हुआ है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान के जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और उसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठाया गया था जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर एक विवाद लंदन की प्रिवी काउंसिल में पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शास्त्रता को बताया। वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 4 जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया और 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। अब इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है 2024 में। आगे देखते हैं कि क्या वक्फ को पूरी तरह से हटाने में सरकार कामयाब हो सकती है या इसमें थोड़े बहुत सुधार करके इसे जीवित रखा जाएगा।